हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होंगे, और साथ में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आइसोमेरिज्म पढ़ें बच्चों, हमें ये तो पता होना चाहिए कि आइसोमर्स होते क्या हैं। तो आइसोमर्स आर the compounds having same chemical formula but different spatial arrangement या orientation। कैसी होगी? डिफरेंट। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे जनरली हम उनको बोल देते हैं आइसोमर्स। अब डिफरेंट ओरिएंटेशन होने के कारण क्या हो सकता है, इनकी प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं। डिफरेंट कंपाउंड्स आइसोमर्स फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस पूरे फिनोमेना को हम बोल देते हैं आइसोमेरिज्म। तो कैसे डिफाइन करोगे आप? Isomers are the compounds having same chemical formula but a different spatial orientation or arrangement which result in one or more different physical and chemical properties. Such compounds are isomers and the phenomena is isomerism. अब इस isomerism को हम categorize कर देते हैं into structural isomerism and stereoisomerism। अब बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से हमारा क्या मतलब हुआ? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, पर कैसे बच्चों? एक्चुअली यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है ना सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ, वो डिफरेंट होगा। कैसे आप समझ सकते हो? मान लो ये सेंट्रल मेटल आयन है, इसके साथ ए बी इस तरह से मान लो जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर जो बॉन्डिंग है मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकती हूँ, हालांकि आप देख रहे हो केमिकल फॉर्मूला एक जैसा है, लेकिन बॉन्ड्स में क्या देख रहे हो आप कि पहले यहाँ पे ये ए पहले अटैच था, इस वाले में बी पहले अटैच्ड है। ए 2 बॉन्ड बना रहा है, बी यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो है बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह की है, इसमें ये दोनों डिफर कर रहे हैं। तो इस तरह के आइसोमर्स जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में डिफर करते हैं उनको हम बोल देते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर हम क्लासिफाई कर देते हैं इनटू लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, coordination isomerism, solvate isomerism and coordination position isomerism। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको बच्चों। सबसे पहले हमारे पास आ गया लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होती है? लिंकेज आइसोमेरिज्म ले लेते हैं बच्चों पहले। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म का मीनिंग इसी के नाम में ही छुपा हुआ है। लिंकेज मतलब जिसमें जो लिगेंड्स हैं वो अपनी बॉन्ड फॉर्मेशन में डिफर कर रहे हैं विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो ये जो लिंकेज आइसोमेरिज्म है ना, दिस इज शोन बाय द कंपाउंड्स हैविंग एम्बिडेंट लिगेंड्स। जनरली उन कंपाउंड्स में ये आइसोमेरिज्म होती है जिनके पास एम्बिडेंट लिगेंड्स हों। अब किस तरह से, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं बच्चों। सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है, this is a compound, it is red in color, and another compound having same molecular formula, but now
this has yellow color. Now what you are observing in this compound, यहाँ पर आपके पास सबसे पहले तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों इसका, ये हो जाएगा हमारे पास पेंटामीन नाइट्रेटो N कोबाल्ट 3 क्लोराइड, और ये वाला क्या हो जाएगा पेंटामीन नाइट्रेटो O कोबाल्ट 3 क्लोराइड। आपने नाम में क्या देखा बच्चों, जब मैं इसकी नेमिंग कर रही हूँ तो यहाँ पर ये वाला जो लिगेंड है इसको मैं क्या बोल रही हूँ नाइट्रेटो N, और इस वाले लिगेंड को क्या बोल रही हूँ मैं नाइट्रेटो O। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये नाइट्रेटो N है ये N के थ्रू सेंट्रल मेटल एटम या आयन से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो है ये जो कंपाउंड है ना इसकी जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल होगी, और इस तरह से मान लो ये ऑक्टाहेड्रल मैं लिख देती हूँ। NO2। अब बच्चों जब भी हम इस तरह से ज्योमेट्री शो करते हैं ना यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, तो ओवरऑल चार्ज इस पर 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, यहाँ पर जो लिंकेज है आप देख रहे हो ये वाली लिंकेज जो है जहाँ पर ये NO2 सेंट्रल मेटल आयन से कोऑर्डिनेटेड है थ्रू N। तो इस तरह से यहाँ पर लिंकेज डिफरेंट है। सपोज मेरे पास मैं इसका आइसोमर दूसरा अगर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर सब जगह NH3 आने वाले हैं बच्चों, सिर्फ यहाँ पर ONO लिख रही हूँ मैं, और इस केस में लिंकेज जो है इस तरह से है। आप देख रहे हो यहाँ पर N डोनर एटम था और यहाँ पर O डोनर एटम है, और इसके कारण क्या हुआ, इसके जो कलर है कलर इसके चेंज हो गए, ये वाली रेड फॉर्म थी और ये वाली येलो फॉर्म थी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो इस तरह के आइसोमर्स को हम बोल देते हैं लिंकेज आइसोमर्स, एंड द फिनोमेना इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। आप लिंकेज आइसोमेरिज्म कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो जिन भी कंपाउंड्स के पास एम्बिडेंट लिगेंड है वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे। एंड दिस लिंकेज आइसोमेरिज्म वाज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड बाय जॉर्गेनसन। सेकेंड टाइप ले लेते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आपने बच्चों इनके आइसोमर्स जो है ना कैसे याद रखने, इनके मीनिंग से ही याद, इनके नेम से ही याद रखने हैं। आयोनाइजेशन क्या होता है, जब कोई चीज आयोनाइज हो जाती है, आयोनाइज मतलब जब वो टूट जाती है। तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स क्या होंगे, जो कि प्रोडक्ट ऑफ आयंस में डिफर करेंगे। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम केमिकल फार्मूला यू कैन से, बट डिफर इन प्रोडक्ट ऑफ आयोनाइजेशन। और ये वाली आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म जनरली वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें कि जो हमारा काउंटर आयन होता है ना बच्चों, दैट कैन एक्ट एज अ पोटेंशियल लिगेंड। कैसे, फॉर एग्जाम्पल सपोज हमारे पास एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, आप देखो मैंने इसके 2 आइसोमर्स इस तरह से लिख दिए हैं, लेकिन आप देख रहे हो क्या डिफरेंस लिखा है मैंने। इस कंपाउंड में ये जो SO सल्फेट आयन है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, यहाँ पर ये जो सल्फेट आयन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। तो अगर हम इसको आयोनाइज करते हैं तो क्या प्रोडक्ट होंगे, मान लो इसमें हम वाटर में इसको डाल देते हैं तो क्या होगा बच्चों, आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, और उसको हम कैसे शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन हम एक लिखेंगे प्लस यहाँ पर 1 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, और इसमें इसको अगर हम
इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या होगा, हमारे पास कुछ इस तरह से ये सॉल्यूशन में आयन आने वाले हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सॉल्यूशन में Br आयन फ्री आए या सल्फेट आयन फ्री आए, तो उसको भी हम पता लगा लेते हैं। कैसे, यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम AgNO3 डालते हैं। दोनों केसेस में पहले AgNO3 डाल के देखते हैं तो क्या होता है। इन दिस केस here we get precipitates of AgBr। यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो जाएगी और यहाँ हमारे पास पेल येलो कलर के प्रेसिपिटेट आएंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ AgBr। लेकिन यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, जब हम AgNO3 डाल रहे थे तो वो ए फ्री आयंस यहाँ पे Br प्रेजेंट थे, AgBr मिलकर प्रेसिपिटेशन हो जा रही थी यहाँ पर। लेकिन क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स आयन में Br आयंस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर थे, मतलब फ्री नहीं थे, तो यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हुई। और अगर हमने ये पता लगाना है कि यहाँ पे सल्फेट आयंस फ्री हैं तो क्या करेंगे, तो हम सेम सॉल्यूशन लेंगे, लेकिन अब यहाँ पर हम डिफरेंट रिएजेंट डालने वाले हैं। इस सॉल्यूशन में हम दोनों सॉल्यूशन में डालेंगे बेरियम क्लोराइड, इसमें भी डालेंगे और इसमें भी हम बेरियम क्लोराइड डालने वाले हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे नो प्रेसिपिटेशन, लेकिन यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास बेरियम सल्फेट बनेगा और उसके आ जाएंगे हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट्स। तो अब ऐसा क्यों हुआ बच्चों, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हुई और यहाँ पर नहीं हुई। इसका मतलब जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है बेरियम सल्फेट फॉर्मेशन के कारण। तो यहाँ पर सल्फेट आयंस फ्रीली अवेलेबल थे इसलिए वाइट प्रेसिपिटेट बन गए। यहाँ पे सल्फेट आयंस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर थे इसलिए यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हुई। तो इस तरह से हम पता लगा लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट है और कौन सा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। तो बच्चों यहाँ पर आपने क्या बताना है कि कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म जनरली वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें जो काउंटर आयन है, यहाँ पर जो ये Br है ये काउंटर आयन है, यहाँ पे सल्फेट काउंटर आयन है, तो ये दोनों ही पोटेंशियल लीगेंड्स हैं, मतलब ये एज ए लीगेंड एक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आ गए हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमर्स। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चों सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अब हम इस सॉल्वेट आइसोमेरिज्म को हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इस तरह की आइसोमेरिज्म जनरली वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करते हैं जिनमें कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर डिफर करता है। ये जो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म है या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, इट इज अ टाइप ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की ही एक ये टाइप है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेशली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स डिफर कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर और बाहर, तो इसलिए इसको हम एक अलग हेडिंग में पढ़ लेते हैं सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। किस तरह से, फॉर एग्जांपल सपोज बच्चों हमारे पास एक ये कंपाउंड है और this compound is violet in color and this compound is grey in color। आप कलर देने से आपको पता चल रहा है ना इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये डिफरेंट हो गई, डिफरेंट कलर्स हैं। अब क्या देख रहे हो आप दोनों में, इस केस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन बाहर कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन इस कंपाउंड के अंदर
यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और बाहर 1 है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप कैसे डिफाइन करोगे सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को कि द कंपाउंड्स विच डिफर इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और solvent molecules attached to bonded to central metal ion and number of water molecules present outside the coordination sphere or present as free ions in crystal lattice। आप इसके और भी आइसोमर्स लिख सकते हो, एक ही हो गया, एक ही हो गया। और कैसे लिख सकते हो आप, यहाँ पर आप नेमिंग भी कर सकते हो ना बच्चों इन कंपाउंड्स की। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अब ये कंपाउंड आ गया, आप देख रहे हो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स कितने रह गए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, केवल 4। एक और मैं इसका हाइड्रेट आइसोमर लिख सकती हूँ। कैसे, आप देख रहे हो इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस कंपाउंड के अंदर 3 वाटर मॉलिक्यूल अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रह गए हैं और बाकी 3 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो है क्रिस्टल लैटिस में एज फ्री मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से ये तो हो गई हमारी हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होगी, आपने याद रखना है this type of isomerism is shown by the compounds in which both cation and anion are complex ions। For example मैं लिखती हूँ hexamine chromium 3 and hexacyanocobaltate 3, इस तरह से। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो है एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। इस कंपाउंड के हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कैसे लिख सकते हैं, तो जब भी हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स लिखेंगे ना बच्चों, तो हम क्या करते हैं, हम इनके लिगेंड्स शिफ्ट कर देते हैं। लिगेंड्स कैसे कि NH3 को हम कोबाल्ट के साथ ले जाएंगे और इस CN को हम क्रोमियम के साथ ले आएंगे। इस तरह से हमारे पास क्या बन जाते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बन जाते हैं। तो आप इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर CO NH3, अब यहाँ पर हेक्सामीन कोबाल्ट 3 और ये बन गया मेरे पास हेक्सासाइनोक्रोमेट 3। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या किया मैंने, यहाँ पर सिर्फ जो है लिगेंड्स शिफ्ट करे हैं। NH3 जो है वो किसके साथ चले गए, कोबाल्ट के साथ, और CN किसके साथ आ गए, क्रोमियम के साथ। तो ये दोनों आइसोमर्स जो हैं कौन से बन गए, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। एक और आइसोमेरिज्म ले लेते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब आपने एक चीज याद रखनी है, ये जो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म है ना, दिस इज शोन बाय द कंपाउंड्स which are polynuclear। पॉलीन्यूक्लियर मतलब जिसमें एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल आयन है, उस तरह के कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो हैं ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब किस तरह से, सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है, अब बच्चों ये एक कंपाउंड लिखा है मैंने, यहाँ पर इसको बाई न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोल सकते हैं। बाई न्यूक्लियर मतलब यहाँ पर 2 सेंटर मेटल आयन प्रेजेंट है, कोबाल्ट 2 प्रेजेंट हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये जो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म है, दिस इज शोन बाय कंपाउंड्स पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जैसे आप इसमें देख रहे हो यहाँ पर 2 सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट है। एक बात और बच्चों, यहाँ पर ये जो NH2O2 ये 2 सेंट्रल मेटल आयन को जोड़ रहे हैं, तो इस तरह से तो ये एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर ब्रिजिंग लिगेंड्स। अब ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या होते हैं,
ब्रिज का मतलब पता है ना आपको, जो दो एंड्स को जोड़ता है, ब्रिजिंग बोल देते हैं। तो यहाँ पर दो सेंट्रल मेटल आयन को जोड़ने का काम कर रहा है ये O2 और यहाँ पर ये NH2, इसलिए इनको क्या बोला हमने, ब्रिजिंग लिगेंड्स बोला। अब यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म कैसे शो करेगा, तो आपने याद रखना है देयर इज एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन दीज टू सेंट्रल मेटल आयन। अब किस तरह से लिगेंड्स एक्सचेंज हो सकते हैं, मान लो इसी कंपाउंड को मैं इस तरह से लिख देती हूँ, आप देख रहे हो बच्चों क्या करा मैंने सिर्फ यहाँ पर एक Cl को इस पोजीशन से हटा के यहाँ पे रख दिया और एक NH3 यहाँ से इधर रख दिया। तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स विच डिफर इन द लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन। अब एक और बात बच्चों, आपको इन बायन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर नेमिंग करनी हो या यहाँ पर अगर ब्रिजिंग लिगेंड्स आ जाते हैं तो आप कैसे नेमिंग करोगे, नेमिंग करने का जो है पैटर्न तो वो ही है, बस आपको यहाँ पर सेंट्रल मेटल आयन का क्या निकालना है, आपको यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है पहले, और उसके बाद ये जो लिगेंड्स हैं इनको हम कुछ स्पेशल साइन से इंडिकेट करते हैं, और वो साइन क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का वही तरीका है बच्चों जो हमने पहले किया था, यहाँ पर -2 सेटिस्फाइड बाय +2, तो आपके पास -1 + 3 × 0 + x, NH2 is amido that has -1 charge, this is peroxo, it has also -1 + x + 3 × 0 + -1 एक क्लोरीन के लिए, और that is equal to 2। तो यहाँ पर जो 2x है वो हमारे पास आने वाला है 6 और x = 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ गई। अब सिंपल आपने इसकी नेमिंग करनी है, तो कैसे करेंगे बच्चों, आपको यहाँ पे पहले क्लोरिडो ट्राई अमीन, तो ट्राई अमीन पहले आएगा, ट्राई अमीन अल्फाबेटिकली ये पहले आता है, ट्राई अमीन क्लोरिडो कोबाल्ट विदिन ब्रैकेट 3, और अब आपने जोड़ना है इन ब्रिजिंग लिगेंड्स को, तो हम म्यू से जोड़ते हैं, म्यू अमीडो, अमाइड से अमीडो, फिर म्यू परऑक्साइड था परऑक्सो, और फिर हमारे पास आ जाएगा ट्राई अमीन क्लोरिडो कोबाल्टेट, नॉट कोबाल्टेट, कोबाल्टी आएगा, ट्राई अमीन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो इस तरह से ये हमारा नाम आ गया, आपने एक कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में इसको लिखना है। सो दैट्स ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो आपने ऑब्जर्व कर लिया, हमने पढ़ी लिंकेज आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, solvate isomerism, coordination isomerism, and coordination position isomerism. So that's all. Thank you.